विंडोज करना है। डोर हो गया कंप्लीट? डोर के सारे टाइप्स हो गए थे ना? यस सर। ओके। डोर में हमने वो भी पढ़ा था ना, कंस्ट्रक्शन देख लिया था कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट द डोर, जिसमें बेसिकली जो फ्यूजलेज का कंस्ट्रक्शन होता है वही हम डोर के भी कंस्ट्रक्शंस देखते हैं, जिसमें ज़्यादातर हम लोगों को किस कंपोजिट फाइबर का, जिसमें एल्युमिनियम एलॉय का यूज़ किया जाता है एज ए मेन स्ट्रक्चर मेंबर, जिसमें खास करके हम फॉर्जिंग एल्युमिनियम एलॉय का यूज़ करते हैं। खास करके फॉर्जिंग क्यों? इसलिए क्योंकि हमें फ्यूजलेज के जैसा शेप देने के लिए उसको फॉर्मर में यूज़ किया जाता है, दैट मीन्स फॉर्म एल्युमिनियम एलॉय। ओके, आज हमारा टॉपिक चलेगा आई थिंक दो विंडोज चलेंगे ना। अभी हम लोग एक मिनट, कहाँ गया फाइल्स, इंटरनल स्टोरेज डाउनलोड। कितना नंबर पेज है एनीबॉडी? 40। 40। ओके, विंडो हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले इसमें हमें क्या पढ़ना है, लॉकिंग मैकेनिज्म जो हमारा है उसमें दो पॉइंट आपको मैंने शायद नहीं बताया था, जिसमें ऐड करना है कि जब हम डोर की लॉकिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं तो उनका एक शेड्यूल मेंटेनेंस टास्क होता है। शेड्यूल मेंटेनेंस टास्क में हम डोर को ओपन करते हैं बाहर, यानी कि रिमूव कर देते हैं डोर को, और उसकी लॉकर जो हैंडल होता है उस हैंडल की लेंथ को ये मेजरमेंट किया जाता है। जो हम लोग हैंडल अप एंड डाउन करते हैं तो हैंडल्स जो अप एंड डाउन के मूवमेंट की वजह से जो डोर लॉक होता है उसकी जो लेंथ है वो ड्यू टू द फ्रिक्शन घट जाती है। तो उसके मेंटेनेंस टास्क है उसका, हम उसके डोर के लॉकर मैकेनिज्म की जो लेंथ है उसको शेड्यूल मेंटेनेंस टास्क में मेजर करना है। बहुत ही मेजर वर्क में आता है। जब आप मेजर करते हैं काम तो आपका डोर पूरा बाहर आता है। डोर बाहर आने के बाद ये लॉकर मैकेनिज्म चेक करना है। दूसरा चीज़ आपको करना है इसमें स्प्रिंग जिसमें लगा होता है, जिसके कारण जो हमारा हैंडल जो है अप एंड डाउन होता है, तो वो स्प्रिंग की एक लाइफ होती है। उस स्प्रिंग की लाइफ के बाद उसको चेंज करना है। इफ़ एनीबॉडी हैव टू, जैसे कई बार क्या होता है, रिटेन हमारे रिटेन स्प्रिंग में रिटेनर स्प्रिंग जो होता है वो उसकी मटेरियल जो है वो डाउन हो जाती है, दैट मीन्स वो उसकी क्वालिटी खत्म हो जाती है। तो ये है हमारे डोर के जो हैंडल है उसको अप एंड डाउन करने के लिए जो हमारा जो फोर्स लगना चाहिए वो फोर्स एक्यूरेट हो, इसीलिए शेड्यूल मेंटेनेंस टास्क में डोर को डाला गया है। कई लोग कहते हैं कि सर डोर को शेड्यूल मेंटेनेंस टास्क में हम नहीं डाल सकते क्योंकि वो क्या है, हमारा एयर वर्दी के पार्ट से अलग हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, डोर में भी हमारा बहुत सारा मैकेनिज्म ऐसे हैं शेड्यूल मेंटेनेंस टास्क करना पड़ेगा, खास करके स्पेशली इन केस ऑफ द। सर ये सेल को इन कर सेल लीजिए। को इन कर लीजिए। सर फिर चलेगा? सर ही चलेगा, बाहर से लेके आ रहे हैं क्या? बस सर चलेगा, सर का मन नहीं है, बता रहा हूँ। और कोई आ रहा है क्या? वो एक्चुअली नहीं, हमारा कर लीजिए। नेटवर्क इश्यू हो गया था, फिर से कनेक्ट कर दिया मैंने। जी जी सर। अभी आवाज सबको मिल रही? यस सर। तो यस सर। एक मैं ये ऐड कर लीजिए कि डोर जो हम मेंटेनेंस करते हैं इट्स कम ऑन द शेड्यूल मेंटेनेंस में हमेशा आता है। और इस शेड्यूल मेंटेनेंस में हम डोर के अप डाउन मैकेनिज्म को लेंथ चेक करेंगे, उसका उसकी स्प्रिंग एक्शन रिटेनर स्प्रिंग मटेरियल चेक करेंगे उसमें, और थोड़ा बहुत उसकी ग्रीसिंग जो होती है वो हमें मेंटेनेंस करना पड़ता है, ग्रीसिंग। अब डोर में जो लैच होता है हमारा, यानी कि जहां से वो हिंज पॉइंट होता है वहां पे भी आपका ग्रीसिंग पॉइंट होता है। हल्का हल्का वहां भी हम लोग थोड़ा बहुत ब्लैक डिस्क का या रेड डिस्क का हम यूज करते हैं फॉर द हिंज पॉइंट। मतलब वहां पे
करोजन अगर आता भी हो तो करोजन नहीं आएगा ग्रीस लगाने के बाद। तो ये सब कुछ मेंटेनेंस टास्क हो गए, बता दिया मैंने। आगे हम लोग देखते हैं, आज से हमारा शुरू होगा विंडो। सबसे पहला बात है कि विंडो जो हमारा यूज होता है एयरक्राफ्ट में, चाहे आपका हेलीकॉप्टर केस में, उन दोनों में जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो कौन सा होता है? फाइबर ग्लास का विंडो। दैट मीन्स जो हम कंपोजिट, आज जितने भी हमने स्ट्रक्चर बनाए हैं, ज्यादातर हम क्या करते हैं? कंपोजिट स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं। तो इनमें खास करके फाइबर ग्लास का हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं, जिसमें 3 तरह के ग्लास आते हैं। वो आप कंपोजिट डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग ऐसे, लेकिन फिर भी अभी बता देता हूँ। एस ग्लास होता है, ई ग्लास होता है। खास करके जो ई ग्लास है और एस ग्लास होता है, जो कंपोजिट का टाइप है फाइबर ग्लास का, जिसमें हम कई सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करते हैं। जैसे सबसे पहला एस ग्लास है, उसमें क्या है आपका, लेयर बाय लेयर हम आपको यूज करके ग्लास को लगा सकते हैं। ई ग्लास में आप लेयर बाय लेयर ग्लास का यूज नहीं करके आप सिंपल एक ग्लास का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ द हेयर। जैसे आपका क्या यूज है, जैसे सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको सिंपल डोर को, जैसे डोर में विंडो लगाया, उससे क्या किया, अपने केबिन क्रू से बात करना हो तो उसके लिए हल्का सा शीशा की जरूरत होता है या फाइबर ग्लास, तो बिल्कुल पतला लेयर होता है। लेकिन जब हमारा प्रेशराइजेशन की बात, जो एयरक्राफ्ट होता है, यानी कि जो हमारा प्रेशराइज होता है एयरक्राफ्ट, उसमें जो फाइबर ग्लास के जो मटेरियल लगाए जाते हैं वो कई लेयर में लगाते हैं। तो इसलिए ज्यादातर जो उसमें हम लोग यूज करते हैं 2 तरह के, एस ग्लास का भी यूज होता है सबसे ज्यादा। उसमें एस ग्लास पे भी हम लोग कई कैटेगरीज है, जिसमें आप अपने जिसमें पोलराइजर जो है वो ज्यादा यूज होता है, किसी पर कम होता है यूज, किसी में इपॉक्सी ज्यादा यूज होगा, किसी में इपॉक्सी कम यूज होता है। ये सब ये कंस्ट्रक्शन बेसिक है डिजाइन में, ये हम कंपोजिट में से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि जो विंडो होता है वो हम उसमें फाइबर ग्लास का रेनफोर्सिंग मटेरियल यूज करते हैं। नाउ विंडो ओपनिंग आर, ये है आपका पेज नंबर, आप लोग अपना एक बार नोट कर लीजिए, 40 है AMR का। विंडो ओपनिंग आर सेंटर between the fuselage frame and are reinforced by aluminum doubler and a high strength aluminum alloy window frame. Very important line, very very important. विंडो में हम reinforcement by aluminum doubler, that means विंडो के चारों ओर आपको इस अल्युमिनियम डबलर का यूज करना है। एंड हाई स्ट्रेंथ अल्युमिनियम एलॉय विंडो फ्रेम, जब हम विंडो की फ्रेमिंग बनाएंगे, चारों तरफ से जो फ्रेमिंग होती है, जो फ्रेम अटैच होगा हमारा फ्यूजलेज में, वो बहुत हाई स्ट्रेंथ का होना चाहिए। एंड एल्युमिनियम एलॉय विंडो फ्रेम इसलिए लगाते हैं क्योंकि आपका एयरक्राफ्ट का जो फ्यूजलेज है उसकी मटेरियल और हमारा जो विंडो का मटेरियल है वो मैच होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, इंटर ग्रैनुलर क्रोजन हो सकता है, डिसिमिलर मेटल के इफेक्ट की वजह से क्रोजन होने का चांसेस हो सकते हैं। इसलिए खास करके हम जो विंडो पैनल बनाते हैं उनका सेम मटेरियल अल्युमिनियम एलॉय का यूज करना है विंडो पे। अब रीइंफोर्समेंट ऑफ द डबलर, ये क्या होता है? डबलर क्या करता है? बेसिकली मैंने आपको बताया भी था डबलर का काम। डबलर एक एडिशनल स्ट्रेंथ देने के लिए यूज किया जाता है। किसी भी चीज में जब आप एडिशनल स्ट्रेंथ लेना हो तो आप डबलर का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको फ्यूजलेज में बताया होगा, ट्रस टाइप ऑफ फ्यूजलेज में बताया होगा, चाहे आपको जहां फ्रेम या फॉर्मर लगते हैं फ्यूजलेज में, वहां पे डबलर का यूज किया जाता है। कई जगह पे ऐसे हैं जो हम एक्स्ट्रा एल्युमिनियम शीट का एक एक्स्ट्रा पैनल लगाया जाता है ताकि सपोर्ट अच्छा मिल जाए। तो वैसे ही विंडो के चारों ओर जब हम फ्रेमिंग करते हैं तो वहां पे भी डबलर का यूज करना पड़ता है। और ये जो डबलर है जस्ट फॉर सपोर्टिंग द स्ट्रक्चर एंड गिव ए हाई स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द प्रेशराइजेशन सिस्टम, खास करके उसके लिए लगाया जाता है। इन द इफेक्ट ऑफ द प्रेशराइजेशन सिस्टम, ज्यादा प्रेशर ना पड़े हमारे विंडो के फ्रेम के ऊपर, तो वहां पे एक डबलर लगा दिया जाता है ताकि जितना भी स्ट्रेंथ हो वो सारा डबलर अपने आप ले, अपने फोर्स जो अंदर का प्रेशराइजेशन फोर्स हो वो अपना डबलर उसके ऊपर ले ले, विंडो को कोई इफेक्ट ना हो। अच्छा, दूसरी चीज एक और है कि एयर का लीकेज नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा बात ये है, एयर की लीकेज नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेशराइजेशन सिस्टम।
तो ये डबलर क्या करता है, एडिशनल स्ट्रेंथ तो देता ही देता है, साथ साथ में सीलिंग का काम भी करता है। सीलिंग का काम चारों ओर से ये डबलर जो है सील का काम करेगा, यानी एयर जो अंदर प्रेशराइजेशन हुआ उसका 1% भी एयर बाहर ना लीक हो सके, इसलिए हम विंडो में ये चीजें यूज करते हैं। नाउ illustrate when a sheet metal doubler is used around the window of a transport aircraft। खास करके लिखा है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में क्या होता है, आपका प्रेशराइजेशन सिस्टम लगे रहते हैं। जिसमें प्रेशराइजेशन सिस्टम नहीं है उनके विंडो आप नॉर्मल एस ग्लास का या ई ग्लास का बना सकते हैं विदाउट एनी यूज ऑफ द डबलर, एंड ओनली फॉर इट इज यूज द प्लेक्सी ग्लास। जैसे आपका सिंपल प्लेक्सी ग्लास होते हैं, 2 लेयर या 3 लेयर के प्लेक्सी ग्लास होते हैं, वैसे ही विंडो भी आपके सिंगल लेयर 2 लेयर का बनाया जाता है नॉर्मल एयरक्राफ्ट में। नाउ द विंडो फॉर द passenger compartment of a large aeroplane must be designed and installed so there is no possibility that there will be blowout, very important line, when the compartment is pressurized। blowout बाहर नहीं है चलन, ये नहीं कि इतना ज्यादा प्रेशर पड़ा कि विंडो बाहर निकल गया। तो इसीलिए खास करके ट्रांसपोर्ट कैटेगरी एयरक्राफ्ट में हम एडिशनल विंडो फ्रेमिंग के साथ डबलर का यूज करेंगे, और ये डबलर दोनों काम आपका करता है, स्ट्रेंथ भी दे देगा, साथ के साथ आपका एडिशनली आपका सपोर्ट मिलता है हमारे स्ट्रक्चर के साथ, जिसमें ब्लो आउट होने के चांसेस कम होंगे। और तीसरा काम है आपका एक लीक प्रूफ बनाएगा, यानी प्रेशराइजेशन के टाइम भी एक भी एयर बाहर लीक न हो सके। सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट दे विल बी ब्लो आउट व्हेन द कंपार्टमेंट इज pressurized। They will be able to withstand the continuous and cycle pressurization loading without undergoing a progressive loss of strength। दो तरह के यहाँ पे प्रेशराइजेशन सिस्टम का डिस्कस किया है, और दोनों किस टाइम में, साइकिल प्रेशराइजेशन में भी हो या आपका कंटिन्यूअस साइकिल जो कंटिन्यूअस प्रेशराइजेशन होता है उस केस में भी आपका ये विंडो वेरी वेरी इफेक्टिव होगा। अच्छा, एक लाइन यहाँ पे एक ऐड करूंगा मैं, शायद यहाँ पे शायद नहीं लिखा है वो लाइन, लेकिन मैं ऐड करूंगा, इसमें नहीं है। देयर इज इन द ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द विंडो देयर इज ए होल, एवरी विंडो देयर इज ए होल इन बिटवीन 2 लेयर्स। अगर हम 3 लेयर का विंडो बनाते हैं तो 2 लेयर के बीच में क्या करना पड़ता है आपको, देयर इज ए होल एंड द लास्ट लेयर विदाउट एनी होल। मतलब जब हम विंडो का डिजाइन करते हैं, अब ये देखो फिगर, आप देखो प्लीज, यहाँ पर आप देखिए फिगर 242 पैसेंजर कंपार्टमेंट विंडो देखिए, 242 पेज नंबर, प्लीज क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको कितना लेयर में देखिए बनता है, 242 पेज नंबर है, फिगर है, विंडो का पूरा दिखाया गया है, कैसे फ्रेमिंग करते हैं, कैसे डबलर लगाया जाता है। सबसे पहला है जो आपको लिखा है नट प्लेट 8 प्लेसेस, दैट मीन्स 8 जगह से इसको नट यानी स्क्रू किया जाता है। सिंपल जब हम फ्रेमिंग बनाते हैं, इसका फ्रेम में जो शीशा लगाएंगे तो इसको कवर करने के लिए हम लोग टाइट करने के लिए स्क्रू रखते हैं। उसके बाद ये ध्यान रखिएगा कि ये स्क्रू है, ये स्क्रू लगने के बाद आप डायरेक्टली उसको नहीं छोड़ सकते, दैट मीन्स उन स्क्रूज में आपको एंटी सीलिंग एजेंट लगाना पड़ेगा। अब ये क्यों लगाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर प्रूफ बनाने के लिए। नहीं तो ये क्या होगा, विंडो जब प्रेशराइजेशन सिस्टम स्टार्ट होगा तो ये जो स्क्रू है वो लूज होने की कोशिश करता है, ड्यू टू द ओवर प्रेशराइजेशन में भी हो सकता है, इसलिए वहां पे एंटी सीलिंग कंपाउंड लगाया जाता है ताकि वो स्प्लिट स्लिप आउट ना हो सके। ये सब मेंटेनेंस का टास्क है, ये सब इसलिए लाइन इसमें नहीं लिखा जाता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ साथ के साथ कि हम लोग इनके मेंटेनेंस में भी ऐसे काम कर सकते हैं। देखिए उसके बाद क्या लिखता है, ये शीशा देखिए, आउटर पेन है, फिर उसका फ्रेमिंग बनाया गया, आउटर सील लगाया गया, और लास्ट में एक इनर पेन बनाया गया। अब इतने तरह के जो 2 शीशे हैं, 1 लेयर 2 लेयर, और लास्ट में जो हम लोग ये शीशा यूज करते हैं लेयर का हो जाता है। तो अब ये 3 लेयर में एक गौर करने की बात क्या है, सबसे लास्ट जो हम लोग अंदर बैठते हैं एयरक्राफ्ट में, सबसे लास्ट, तो जो सबसे हम जहां बैठते हैं उसमें जो ठीक सबसे पहला जो आपको शीशा दिखता है, यानी जो सबसे पहला फाइबर ग्लास दिखता है,
उसमें आप देखना एक होल दिखेगा आपको। अगर आप कभी भी बैठे होगे तो विंडो आपने गौर से देखा होगा, तो ऊपर साइड में एक होल दिखा रहा है आपको, होल दिखेगा। और वो होल जो है ओनली फॉर द, ये जो लास्ट जो आपका शीशा लगता है लेयर, उसमें लगाया जाता है। बाकी के उधर बाहर के साइड में देखोगे तो वो नहीं होगा। अब ऐसा क्यों करते हैं? दो कारण से किया जाता है। पहला, टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑफ द वैक्यूम प्रेशर, दैट मीन्स, और दूसरा टू एयर पासेज, दैट मीन्स द ओवर प्रेस, जब हम अपना ड्यूटिंग द हीटिंग आइसिंग एंड इफेक्टिंग ऑफ द हो, जो वैक्यूम प्रेशर जो क्रिएट होता है, वो आपका थोड़ा थोड़ा उस होल से रिलीज हो सकता है। यानी ड्यूरिंग द हीटिंग एलिमेंट जब हम ऑन करते हैं तो उस समय थोड़ा थोड़ा वो भाप बन के बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसलिए हम वहां पर एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा होल दिया रहता है लास्ट के लेयर में। वो क्यों दिया रहता है, फिर से मैं क्लियर करता हूं। जैसे क्या होता है, आपको आपको पता होना चाहिए कि हमारे एयरक्राफ्ट में एंटी एसिंग सिस्टम होती है, ठीक है। एंटी एसिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, देयर विल बी एनी आइस फॉर्म, अगर वो हो जाता है आइस, तो उसको रिमूव करने के लिए, आइस जमे नहीं, उसके लिए हम लोग एंटी एसिंग सिस्टम का यूज करते हैं। अब पूरे एयरक्राफ्ट में ये, खास करके विंग में, आपका इंजन के नेसस में, आपके नोज पॉइंट पे, और आपके जितने भी विंडोज हैं उन पे एंटी एसिंग सिस्टम डाला रहता है। अब एंटी एसिंग सिस्टम में वैसे डिटेल में जब सिस्टम पढ़ोगे तो पता चलेगा क्या क्या एंटी एसिंग सिस्टम था। बेसिकली जो एंटी आई थिंक आइसिंग सिस्टम जो यूज करते हैं हम लोग, वो दो ही तरह के यूज किया जाता है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकली एंड सेकेंड इज द हॉट एयर ब्लोइंग। तो अब बात करते हैं कि हॉट एयर ब्लोइंग और इलेक्ट्रिक आइसिंग में सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं वो इलेक्ट्रिकल आइसिंग सिस्टम यूज किया जाता है। बिकॉज ऑफ द एयर का इतना ज्यादा हमारा डिमांड बढ़ जाता है, इसलिए हम एयर का, हॉट एयर ब्लो का ज्यादा यूज नहीं कर पाते। बिकॉज ऑफ द हॉट एयर कहाँ से आएगा, वो इंजन से आता है, और अगर इंजन को आपने डिस्टर्ब किया तो इंजन की जो थ्रस्ट है वो डाउन हो सकती है। इसलिए ज्यादातर हम लोग इलेक्ट्रिकल आइसिंग एंटी आइसिंग सिस्टम यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जितने भी आपके प्लेक्सी होते हैं, यानी कि कॉकपिट में जो आपका विंडो, कॉकपिट में आपका जो प्लेक्सी ग्लास, और जो विंडोज, नॉर्मल विंडोज है, उनमें हम एक इलेक्ट्रिकल की वायर, बिल्कुल पतली पतली वायर होती है, जो सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर के बीच में डाला रहता है। वो वायर क्या करता है, थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट देता है। जब आपका वहां पर आइसिंग जमता है तो थोड़ा हीटिंग इफेक्ट होता है उससे। तो वो क्या होता है, आपके बर्फ को, आइस को गलने के लिए, यानी धीरे 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 गल जाएगा आइस, ताकि उसमें जो आपका बाहर से जो भी आप आइस जम गया है वो हीटिंग से थोड़ा थोड़ा पानी बन जाए। अब जब कोई भी चीज आप गर्म करोगे तो क्या होगा, वहां पे भाप बनेगा, दैट मीन्स उसकी जो गैस है वो निकलने की कोशिश करता है। तो इसीलिए वहां पर एक छोटा सा होल दिया रहता है, उस होल से वो गैस थोड़ा थोड़ा धीरे 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 बाहर क्यों निकलता है। कारण है, अगर वो नहीं देंगे तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है, वो आपको भी पता है कि अगर वो नहीं देंगे तो एंटी एसिंग सिस्टम सबसे पहला काम नहीं करेगा। काम करेगा भी तो वो अंदर के जो शीशे हैं वो उसके अंदर क्रैक आ जाएगा, ड्यू टू द गैस फॉर्म इनसाइड द लेयर, हल्की हल्की क्रैक आना शुरू कर जाएगा। इसलिए, और दूसरी चीज, आपका अंदर जो प्रेशराइजेशन सिस्टम है वो शीशे को ब्रेक कर सकता है। क्लियर है ये? तो 3 पॉइंट मैंने बताया, विंडो में क्यों ऐसा रखता है, एंटी एसिंग सिस्टम हम क्यों लगाते हैं, और ये होल का काम क्या है। इस होल से हम क्या करते हैं, अपने गैस को रिलीज करते हैं ड्यूरिंग द हीटिंग इफेक्ट। जब आपका एंटी एसिंग ऑन होगा, उस कंडीशन पे ये जो होल है वहां से जो बिल्कुल धीरे धीरे गैस के फॉर्म में निकलेगा, अगर वहां बर्फ होगा तो। लेकिन एंटी एसिंग का मतलब होता है बर्फ जमना ही नहीं चाहिए। दैट मीन्स जब हम ऐसे एरिया में फ्लाइंग करते हैं जहां पर ज्यादा चांसेस है टेम्परेचर डाउन होने की, उस एरिया में हम क्या करते हैं, इस एंटी एसिंग सिस्टम को ऑन कर देते हैं। दैट मीन्स ये एंटी एसिंग क्या करता है, उस एरिया में जाने से पहले ही हम अगर ऑन कर देंगे तो एक भी बर्फ आपका क्या होगा, नहीं क्लॉग कर सकता है विंडो के ऊपर, ना प्लेक्सी ग्लास के ऊपर,
ना आपके एनी अदर सिस्टम्स, उनमें कहीं भी आपका आइसिंग फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि आइसिंग एक ऐसा चीज है जो हर एयरक्राफ्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स या आपका आउटर स्ट्रक्चर यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को भी क्या करता है, डैमेज कर सकता है। खास करके एरोफॉइल सेक्शन है हमारा सारा, उसको एरोफॉइल सेक्शन के जो स्मूथ एयर फ्लो है उसको डिस्टर्ब कर सकता है ये आइसिंग। इसलिए विंग के लीडिंग एज पूरा का पूरा जो आप देखते हो ना लीडिंग एज आगे, तो पूरा एंटी आइसिंग सिस्टम लगा रहता है, उसमें सारे में वायर लगा रहता है, पतली पतली वायर होती है जो हीटिंग इफेक्ट देती है। सेम इन द केस ऑफ द विंडशील्ड, जो आपका पायलट के सीट जो आगे होता है मेन कॉकपिट में जो शीशा लगा रहता है, उस शीशे में भी पूरे हीटिंग इफेक्ट होती है। दैट मीन्स उसके अंदर में इलेक्ट्रिकल आइसिंग कर वायर लगा रहता है जो उसको हीट करता रहता है और हल्के 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 जो आइसिंग है उसको रिमूव करता जाता है। तो ये टॉपिक था हमारा विंडो। इसमें मेंटेनेंस का ज्यादा काम नहीं है, सिर्फ आपको क्या चेक करना है, एवरी टाइम शेड्यूल में अगर आता है उस समय सिर्फ अपने विंडो को लाइन बाय लाइन आप सिर्फ क्या चेक कर सकते हैं, उसमें क्रैक चेक। कई बार क्रैक आ भी सकते हैं ड्यू टू द ओवर प्रेशराइजेशन सिस्टम, तो इसलिए हम उसमें क्रैक चेक करेंगे। उसके बाद जो फ्रेमिंग है, उस फ्रेमिंग में जो डबलर है उस पे डबलर का स्ट्रेंथ जो है वो चेक किया जाता है। हालांकि वो कभी खराब नहीं होता, डबलर इतना स्ट्रांग बनाया जाता है वो डबलर, लेकिन फिर भी हम लोग स्ट्रेंथ जहाँ पे उसको चेक करेंगे। और अगर आप क्रैक दिखता है तो ड्यू टू सडन आप उसको चेंज कर दीजिए। क्लियर है विंडो? यस सर। एनीबॉडी कोई क्वेश्चन हो विंडो से? सर हेलो सर। बोलो बोलो। सर कार्गो प्लेन्स में क्यों नहीं रहते विंडो? क्या कार्गो? कार्गो प्लेन्स जो होते हैं उसमें विंडो क्यों नहीं रखते? क्या आवाज नहीं आ रही? कार्गो? सर मैं ये बोल रहा हूँ कार्गो प्लेन्स जो होते हैं। कार्गो कार्गो हाँ हाँ, उसमें विंडो क्यों नहीं रहते? अच्छा उसमें विंडो। यस सर। अरे तो कार्गो प्लेन में हमें ये बताओ विंडो की क्या जरूरत है? सर तो उसमें एंटी आइसिंग वगैरह यूज नहीं करते? कार्गो के लिए तो हम सिंपल एक एयरक्राफ्ट डिजाइन करते हैं जिसमें कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है विंडो की, वो तो कार्गो के लिए यूज कर रहे हो आप। तो विंडो तो खास करके एक ट्रांसपोर्ट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट में हम इसलिए लगाते हैं ताकि तो एक अच्छा भी लगे देखने में, थोड़ा आपको जो पैसेंजर्स है उनको व्यूज मिले, नहीं तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है विंडो की। अच्छा। क्योंकि आप प्रेशराइजेशन सिस्टम ऑन करते हो, प्रेशराइजेशन सिस्टम से आपका पूरा प्रेशराइजेशन अपना चलता रहता है, कोई रिक्वायरमेंट। लेकिन वही चीज हम हेलीकॉप्टर में अगर बात करते हैं तो उसमें विंडो दिया जाता है, सारे डोर्स में विंडो लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? उसमें सेम चीज आप व्यू ले सकते हो और उसके विंडो ओपन कर सकते हो ड्यूरिंग फ्लाइंग हेलीकॉप्टर में, क्योंकि वो प्रेशराइज नहीं होता है। विंडो हम ड्यूरिंग फ्लाइंग खोल सकते हैं एयर आने के लिए। तो वो जो विंडो होता है वो नॉर्मल हमारे घर की तरह विंडो होता है, उसमें फाइबर ग्लास का कोई लेयर नहीं होता, सिंगल एक लेयर का बनाया जाता है। लेकिन जिसमें प्रेशराइजेशन सिस्टम होता है उसमें तीन तीन चार चार लेयर का हम विंडो यूज करते हैं, खास करके इसी के लिए। एनीबॉडी? आगे बढ़े। आरसी क्लियर है? विंडो डोर्स? हेलो, आवाज नहीं जा रही? रूमा? यस सर। यसीर? चलो आगे बढ़ते हैं अब कार्गो कंपार्टमेंट। अब कार्गो कंपार्टमेंट में इसमें ज्यादा हमको डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन कार्गो में इतना आपको जरूर नॉलेज होना चाहिए
कार्गो का स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पैसेंजर केबिन से थोड़ा सा अलग बनाएगा। बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जो कार्गो में नहीं दिए जाते हैं, बहुत सारे सिस्टम हैं जो नॉर्मल एयरक्राफ्ट में नहीं दिए कैसे बनाया जाता है, ये हम लोग लास्ट देखते हैं, इसके बाद हम फिर नेक्स्ट लेंगे। Baggage and cargo compartment must be designed in which a manner that they will be carry their approved capacity under all normal condition of flight and landing without failure of the part. जब हम कार्गो का डिजाइन करेंगे कि कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, दैट मीन्स वेइंग, वेट के हिसाब से आपका कार्गो का कंपार्टमेंट बनाया जाता है। अगर इन केस आपने 300 पीपल्स का सीटिंग कैपेसिटी है तो उनके बैगेज के हिसाब से आपका कार्गो भी क्या होना चाहिए, डिजाइन होना चाहिए। इसलिए लिखा है बैगेज कंपार्टमेंट मस्ट डिजाइन such a manner that they will carry their approved capacity under all normal condition। अप्रूव्ड कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर ने टाइप सर्टिफिकेट डाटा शीट जब बनाते हैं एयरक्राफ्ट का, डाटा लिखा रहा है कार्गो में इससे ज्यादा आप वेट नहीं कर सकते, दैट मीन्स वो अप्रूव्ड कर दिया गया, टाइप सर्टिफिकेट डाटा शीट पे लिखा गया है, तो उस चीज उस डॉक्यूमेंट से मैच करा के आपको अपने कार्गो का यूज करना है। वो कंडीशन भी है, एट नॉर्मल कंडीशन ऑफ फ्लाइट एंड लैंडिंग विदाउट फेल्यूर ऑफ एनी स्ट्रक्चरल पार्ट्स। ईच कंपार्टमेंट मस्ट बियर ए प्ले कार्ड, यानी कि जब हम लोग हर कंपार्टमेंट में अलग अलग एयरक्राफ्ट में वहां पे प्ले कार्डिंग होना चाहिए, तो इसलिए लिखा है ईच कंपार्टमेंट मस्ट बियर ए प्ले कार्ड setting the maximum allowable weight of contents as determined by the structural strength of the compartment and the flight test conducted for certification of the aircraft. Suitable means must be provided to prevent the contents of baggage and cargo compartment from shifting। अब देखो कार्गो एंड बैगेज में जो हम कई बार क्या होता है, कार्गो एंड बैगेज कंपार्टमेंट बढ़ाना पड़ता है, कई बार उसको घटाना भी पड़ता है। अब ये रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होगा, आपको मैंने भी क्या बताया, टाइप सर्टिफिकेट डाटा शीट से, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, वेइंग का पूरा डिटेल में लिखा रहेगा कि उसके कार्गो में इतना डोर में इतना आपको वेट ले जा सकते हैं कार्गो में, तो उसके बेस पे हम स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बनाते हैं कार्गो का, उसी के बेस पे। अब मान लेते हैं आपके पैसेंजर कैपेसिटी जो है 300 से कम की है, दैट मीन्स आपने 300 की पैसेंजर कैपेसिटी में आपने मात्र 200 ही बैठाए, लेकिन कार्गो ज्यादा हो जाए, कई बार क्या होता है कार्गो ज्यादा, कुछ सामान शिफ्टिंग के लिए भेजने पड़ते तो उसमें कार्गो ज्यादा हो जाता है, पैसेंजर अलग कम हो जाता है, तो उस केस में जो वेट का जो डिफरेंस होता है, इसीलिए हम लोग कैलकुलेटिव करते हैं कि हमारा कार्गो का स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, कार्गो का कितना लोड होना चाहिए। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपार्टमेंट एंड द फ्लाइट टेस्ट कंडक्टेड फॉर सर्टिफिकेशन of the aircraft suitable means must be provided to prevent the contents of baggage and cargo compartment. Transport type aircraft are equipped with the heavy decking and the support structure। heavy decking, decking का मतलब नीचे का हिस्सा बोलते हैं डेक, जैसे हल मैंने आपको बताया था सबसे नीचे का पोर्शन हल, और डेक का मतलब क्या होता है, पैसेंजर एरिया, फर्स्ट डेक सेकेंड डेक, इस तरह से हम लोग नाम देते हैं, फर्स्ट डेक सेकेंड डेक थर्ड डेक। तो ये जो कार्गो होता है वो डेक नंबर पे हम लोग चलते हैं, सबसे पहला पैसेंजर बैठा, उसके बाद उसके नीचे ठीक कार्गो होता है, उसके ठीक नीचे आपका सारा सिस्टम्स के इक्विपमेंट लगे रहते हैं जो डेक फ्री में जाता है। तो वैसे ही है, ट्रांसपोर्ट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट आर प्रोवाइडेड विथ हेवी डेकिंग एंड द सपोर्ट स्ट्रक्चर which enable them to carry heavy freight in addition to the baggage of passengers. Freight is the generally containerized that
freight is packed in the containers designed to fit the contour of the fuselage. अब देखो अंदर में जब कार्गो के रखने के लिए जो सामान के लिए जो हम लोग बैगेज बनाते हैं, दैट मींस जो पैकिंग बनाते हैं, वो आपका ऑलरेडी कैसा होना चाहिए, फ्यूजलेज के स्ट्रक्चर के जैसा होना चाहिए। जैसे फ्यूजलेज राउंड है, तो अब राउंड में तो कहेंगे सर स्क्वायर का बक्सा तो जाएगा ही नहीं, स्क्वायर बक्सा रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कहता है कि कार्गो में हम स्पेशली वैसा, यही जो नाम दिया है ना कंटेनराइज्ड, कंटेनराइज्ड का मतलब क्या होता है, उसका जो कंटेनर होगा वो कैसा होगा डिजाइन, फ्यूजलेज के राउंड शेप की तरह उसका भी हम डिजाइन बनाए ताकि वो इजीली हमारा स्पेस का यूज कर सके। सो freight is the packed container designed to fit the contour of the fuselage. Baggage is also containerized in many cases. A special loading equipment is employed to lift and roll cargo containers to move them into the aeroplane compartment. कभी आप लोग गौर से अगर देखे होंगे किस तरह से कार्गो को ऊपर पहुंचाया जाता है और कार्गो अपने आप किस पोजीशन पे जाना है ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो हमें कार्गो जब हम डिजाइन करते हैं तो उसके जो डेक बनाते हैं, जो डेक होता है उसके स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ कैरी करने के लिए हम लोग वहां पर रोलर लगाए रहते हैं और बहुत इजीली आपका कार्गो उस रोलर को फॉलो करते हुए जिस प्लेस पे उसको रखना है उस प्लेस तक वो पहुंच जाए। आगे देखते हैं, कंटेनर्स टू मूव देम इनटू द एयरप्लेन कंपार्टमेंट, पावर्ड रोलर। नोट कीजिए, बहुत बार डीसी क्वेश्चन पूछता है, very very important question. Powered rollers are built into the cargo deck to permit easy movement of the cargo container. इसको नोट कीजिएगा, डीजी से पूछता है कि हमारे कार्गो में क्या ऐसा सिस्टम होता है जिससे कार्गो को हम बहुत इजीली अंडरनेथ करते हैं, दैट मींस हम उसको प्लेसिंग करते हैं। तो देयर इज ए पावर्ड रोलर व्हेन द कार्गो कंटेनर्स आर इन द पोजीशन they are secured so they cannot shift during the flight. Very important line. Securing करने के लिए हर जगह कार्गो में क्या बना रहता है, there is a hook point, ताकि आप जब उसको बेल्ट से रब करेंगे, बेल्ट से उसको बांधेंगे तो वो हुक पॉइंट पे जाके आपको क्या करना है, उसको स्टिच कर देना है। तो बेल्ट लगाता है। When the cargo containers are in position, they are secured to so they cannot shift during the flight or upon landing. A typical containerized cargo compartment is shown in the figure 2. A transport aircraft design option that is gaining popularity in the combi, very important, combi aircraft. खास करके ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिजाइन ऑप्शन है that is gaining popularity in the combi aircraft का मतलब क्या होता है, जो कार्गो के लिए बनाया जाता हो। A combi aircraft carries a combination of passengers and cargo on the same deck. Very important line. Same deck, separated by the temporary or movable bulkhead. इस लाइन, पूरे लाइन को आप लोग नोट कर लीजिए। कॉम्बी का डेफिनेशन आता है डीजी से, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बी, उसका ऑप्शन दिया रहेगा। कॉम्बी का मतलब क्या होता है, the combination of passengers as well as the cargo, that means combine कर देता है डेक को और उसमें हम लोग कॉम्बी नाम देते हैं, जिसमें पैसेंजर्स भी साथ में साथ रहेंगे और आपका साथ में साथ बैगेज भी आपका यानी कि कंपार्टमेंट रहेगा। लेकिन उनको जो डिस्ट्रीब्यूटेड करता है, जो कंपार्ट को अलग करता है, वो कौन है, बल्कहेड्स। मैंने आपको फ्यूजलेज में बताया भी था कि बल्कहेड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो दो कंपार्टमेंट को बांटने के लिए भी यूज किया जाता है। हालांकि बल्कहेड हमारा बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल मेंबर होता है, लेकिन साथ के साथ वो एज ए बल्कहेड क्या काम करता है, दो कंपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। सो इसलिए यहाँ पर भी कॉम्बी एयरक्राफ्ट में हम डिस्ट्रीब्यूशन, कंपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एज ए बल्कहेड वहां पे यूज करेंगे। This type of the aircraft can be configured for either increased passengers or cargo loads depending on the demand. मैंने अभी जस्ट आपको डिस्कस किया, कई बार पैसेंजर्स कम हो जाते हैं, कई बार पैसेंजर बढ़ जाते हैं, आपके कार्गो बढ़ जाता है। इस तरह से इसको एडजस्ट करने के लिए देयर विल बी एडजस्टमेंट
हम क्या करते हैं, उस कार्गो को घटा भी सकते हैं, कार्गो को बढ़ा भी सकते हैं। जैसे हमारा बोइंग 747 एयरक्राफ्ट है, बोइंग 747 में हम इन चीजों को वेरी इजीली यूटिलाइज करते हैं। उनके बहुत सारे सीट्स को हम रिमूव कर सकते हैं, उनके सीट्स को रिमूव करके वहां पे कार्गो एयरक्राफ्ट डिजाइन कर सकते हैं। फिर आपको अगर वहां से सीट रिमूव करके आप वहां पे कुछ और भी इक्विपमेंट्स लगा सकते हैं। ये हमारा एयरक्राफ्ट में सिस्टम वाइज दिया रहता है कि आपका कैसे है, वैसा आप उसके कंपार्टमेंट को यूज कर सकते हैं। So this type of the aircraft can be configured for either increased passengers or the cargo loads depending on the demand. So cargo compartment must meet strict requirements for fire protection and set forth in part 25. VVIP क्वेश्चन, फायर प्रोटेक्शन का किस पार्ट में कंडक्ट किया हुआ है? तो फार के पार्ट 25 में दिया हुआ है कि जब आप कार्गो का पूरा डिजाइन करते हैं तो वहां पर फायर प्रोटेक्शन सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी फुल रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए वो सब आपका पार्ट नंबर 25 में लिखा हुआ है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस पार के पार्ट में ये लिखा हुआ है कार्गो कंपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट, यानी खास करके फायर प्रोटेक्शन। अब मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछूंगा, हालांकि वो इस लाइन इसमें वो लाइन नहीं है, लेकिन वो दूसरे बुक्स में लिखा हुआ है कि देयर विल बी ए प्रोविजन फॉर द प्रेशराइजेशन सिस्टम इन द कार्गो। एनीबॉडी? Anybody? Yes, sir. There will be a provision of the pressurization system in the cargo system compartment. No, sir. Why? Because, sir, pressure को आवाज कट के आ रही। सर प्रेशर को मेंटेन बोलो। करने की जरूरत नहीं है कार्गो में, ठीक है समझे? अच्छा, ओके। और कोई? ये डीजीसीए का पेट क्वेश्चन है, पेट क्वेश्चन समझ लो। ये पेट क्वेश्चन है, डीजीसीए का पूछता है वो कार्गो में हम क्या प्रेशराइजेशन सिस्टम यूज करते हैं, और स्लैश लिखा रहेगा उसमें देयर विल बी यूज इन फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, क्या हम उसमें फायर प्रोटेक्शन सिस्टम यूज करेंगे। और कोई सोचो, दिमाग लड़ाओ। अगना या आशिक बताओ। सर सर नहीं होता है प्रेशराइजेशन सिस्टम के लिए, क्योंकि उसमें कुछ हीटिंग का प्रोविजन ही नहीं है। अच्छा, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम लगाएंगे उसमें। सर में भी लगा सकते हैं। अगर आग लग जाए ओके, देखो ये क्या होता है, इसमें बहुत लोग जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए सिर्फ ध्यान सुनेगा। डीसी इसलिए इसको क्वेश्चन को दिया जाता है कंफ्यूज होने के लिए, कि कई बार क्या होता है हमारा ये जो कॉम्बी एयरक्राफ्ट है ना, कॉम्बी एयरक्राफ्ट जिसमें कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, तो कहेंगे कि सर ये तो कॉम्बी एयरक्राफ्ट में हम प्रेशराइजेशन सिस्टम अगर करेंगे तो चलो ठीक है, कार्गो का आपने कंपार्टमेंट अलग कर दिया, तो क्या प्रेशराइजेशन सिस्टम क्या उसमें भी चला जाएगा, यानी हमारा प्रेशराइजेशन सिस्टम उसके कार्गो में भी हम दे सकते हैं। तो ये नोट कर लीजिएगा कि कार्गो कंपार्टमेंट चाहे कहीं भी हम बनाए, देयर विल नो एनी प्रोविजन फॉर द प्रेशराइजेशन सिस्टम इन स्पेशली कार्गो। बट मैं बोल रहा हूं, बट देयर विल बी नो एनी फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। लेकिन अभी आपने वहां पे एक लाइन देखा बुक में कि वहां लिखा हुआ है फायर प्रोटेक्शन, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, फायर प्रोटेक्शन का मतलब क्या क्या होता है। एक होता है स्मोक डिटेक्शन, दूसरा होता है ओवरहीट डिटेक्शन, तीसरा होता है जब आग लग गया उसका डिटेक्शन। अब ये तीन चीज है, स्मोक, ओवरहीट एंड द फायर।
तो अब ये तीन चीज में कार्गो में कौन सा अवेलेबल रहेगा? क्या हम कार्गो में स्मोक डिटेक्शन लगाएंगे? क्या हम कार्गो में फायर ओवर हीट डिटेक्शन लगाएंगे? क्या हम कार्गो में फायर डिटेक्शन सिस्टम लगाएंगे? ये क्वेश्चन इसलिए पूछता है क्योंकि कार्गो में हम क्या रखते हैं? सामान रखते हैं। तो इन द केस ऑफ एनी, कोई हो सकता है आपका सामान में या किसी के सामान ऐसा हो, कुछ भी हो, ऐसे तो अलाउड नहीं होता है, बट ड्यू टू द इलेक्ट्रिकली हो सकता है डिफॉल्ट की वजह से उसमें आग लग सकता है, इलेक्ट्रिकल डिफॉल्ट होने की वजह से उसमें आग पकड़ ले। तो इसलिए क्या किया जाता है, खास करके कार्गो कंपार्टमेंट में हम नोट कर लीजिए, कहीं कलम कॉपी से लिख लीजिए एक पॉइंट, ओवर हीट का ज्यादा यूज करते हैं। स्मोक डिटेक्टर इसलिए इसमें यूज नहीं कर सकते हम लोग। स्मोक डिटेक्टर का मतलब क्या होता है, जब वो स्मोक बनेगा तो स्मोक बनने के बाद वो डिटेक्ट करता है, यानी उसको जब धुआं जला हुआ धुआं सा मिलेगा तब वो डिटेक्ट करता है और तब वो कॉकपिट अलार्म बजता है। तो स्मोक डिटेक्टर की जगह पे हम वहां पे क्या लगा देंगे, ओवर हीट डिटेक्टर, जहां से हल्का सा भी उसको कुछ ओवर हीट का वहां पे यूज होगा, कोई ऐसा हल्का फिर वो तुरंत क्या करता है, कॉकपिट पे इंडिकेशन दे सकता है। हालांकि कार्गो में हमारा पूरा का पूरा जो फायर प्रूफ मटेरियल का हम बनाते हैं, जिसमें खास करके जो बल्कहेड्स होते हैं जो कंपार्टमेंट, उसमें पूरे फायर प्रूफ मटेरियल डाला रहता है। इसलिए डाला रहता है कारण कि अगर इन केस ऑफ कुछ होता भी है तो कार्गो का जो फायर प्रूफ होने की वजह से वो पैसेंजर्स भी ना आ सके, या जो हमारा डेक बनता है उसमें भी हम फायर प्रूफ मटेरियल का यूज करते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, कार्गो में प्रेशराइजेशन सिस्टम नहीं यूज करेंगे, और दूसरा ओवर हीट डिटेक्शन सिस्टम का हम ज्यादातर यूज करते हैं। स्मोक का हम कहाँ पे यूज करते हैं, पैसेंजर केबिन एरिया में स्मोक डिटेक्टर यूज किया जाता है। और जो हमारा इंजन होता है उसमें भी ओवर हीट डिटेक्शन सिस्टम होता है, और फायर का अलार्म स्विच भी हम लोग यूज करते हैं इंजन डेक पर। इस तरह से बांटा हुआ है कहाँ पे क्या क्या प्रोटेक्शन देना है। क्लियर है ये टॉपिक? कार्गो कंपार्टमेंट। अब देखिए फिगर, अब थोड़ा सा फिगर को ध्यान देना है, कैसे डेक का डिजाइन किया हुआ है। देखो बिल्कुल सेम शेप किया हुआ है, राउंड। आप ऊपर फिगर देखो 243 में, ये आपको कैसा दिख रहा है, फ्यूजलेज कैसा होता है, राउंड शेप में होता है। तो वैसे ही कार्गो का जो डिजाइन किया जाता है वो वह भी ऐसे ही किया जाए, ताकि जो आपका सामान कंटेनर्स वगैरह हो वो इजिली रखा सके, और हमारा जो कंटेनर के अंदर सामान होते हैं उसमें फिर आपका बैग पैकेजिंग होता है, यानी कि जो बेल्ट होते हैं वो सारे सिक्योर करके लगाया जाता है, और ये इजिली हम बैग कंटेनर्स को बाहर निकाल के उसमें से बैग हो या जो भी चीज आप रिमूव कर सकते हो अपने बेल्ट को खोल के। और उसमें रोलर जो चलता है ना, ये भी ध्यान से सुनिएगा, उसमें जो रोलर होता है वो इलेक्ट्रिकली रोलर्स होते हैं। वो रोलर भी आपका इलेक्ट्रिकल में जब सप्लाई दोगे तो रोलर चलना शुरू होता है, और एक रोलर को आप अगर एक कार्गो को आप ऑन करते हो यानी रोलर का, तो सारे रोलर आपके चलने लगेंगे, यानी कि उसमें कई रोलर्स लगे रहते हैं। तो एक स्विच होता है बाहर ठीक कार्गो के डोर के बगल में, कार्गो डोर के ठीक बगल में आप स्विच वहां पैनल बना रहता है जिसमें 3 स्विच होती है। पहला स्विच क्या होता है, कार्गो डोर को ओपन और क्लोज करने के लिए। दूसरा होता है लाइट्स के लिए, कार्गो के अंदर आपको बहुत सारे लाइट्स चाहिए तो उसमें लाइटिंग होती है, उसमें लाइट ऑन कर सकते हैं। और तीसरा वही रोलर्स का होता है स्विच, जिसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो सारे रोलर्स आप क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। जिसके क्या काम क्या है रोलर्स का, जब आप कोई भी पैकिंग सामान आप कार्गो में पहुंचाते हो तो वो रोलर खुद ब खुद उसको क्या करता है, पोजीशन कर देता है, क्योंकि बहुत भारी भारी होते हैं ना, उनको फिर पोजीशन करना टफ काम है। तो रोलर क्या करता है, अपने आप उस डब्बे को खींच के पीछे पहुंचा देता है। तो इस तरह से हमारा अच्छा रोलर्स में ये जो हमारा एयरक्राफ्ट बस बार्स होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल जो सप्लाई होती है वो उसी से उसको वोल्टेज मिलता है रोलर्स को। वहां पे उसका अलग से मोटर लगा रहता है रोलर को चलाने के लिए। क्लियर है? ये सब जो पॉइंट बता रहा हूँ डी से यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है। कार्गो कंपार्टमेंट में कौन सा पार्ट में फिर आपका कहाँ कहाँ से रिक्वायरमेंट लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। कॉम्बी किसको बोलते हैं, और हम अपने एयरक्राफ्ट में क्या
एडिशनली वेट बढ़ा सकते हैं कार्गो का या घटा सकते हैं. इट इज फुल्ली डिपेंड अपॉन द टूडेज वर्क लोड एंड ट्रिम शीट. दैट मीन्स जिस एयरक्राफ्ट का जिस दिन फ्लाइंग करना हो उस दिन क्या बनता है, उसका लोड एंड ट्रिम शीट बनाया जाता है. ये आप लोग शायद पढ़े होंगे मैनुअल, जब आप सीआर पढ़ते होंगे उसमें एक पढ़ाया गया होगा आपको लोड एंड ट्रिम शीट. ये क्या है, वेट को एडजस्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड. हर डे का लोड एंड ट्रिम शीट बनेगा. क्यों? क्योंकि हर डे का क्या होता है, लोडिंग अलग अलग होगी. कई बार 200 पैसेंजर्स आ जाएंगे, कभी तो 150-250 पैसेंजर, कभी कार्गो ज्यादा हो गया, कभी कुछ. उसका लोड एंड ट्रिम शीट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब तक उसको बनाएंगे नहीं पता ही नहीं चलेगा आज मेरा कितना लोड है. और मैं भर दिया, आपका स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ उतना कैपेसिटी है या नहीं है उसकी स्ट्रक्चर, उसको भी हमें आइडेंटिफाई करना है. इसलिए लोड एंड ट्रिम शीट खास करके हमारा एवरी डे का, हर सेक्टर ऑफ फ्लाइट का हमें बनाना पड़ता है, और उससे मैच करा के आप अपने वेट को एडजस्ट करेंगे. इन द केस ऑफ, मतलब चाहे वो लोडिंग वेट का हो, चाहे आपका अनयूजुअल लोड हो या यूजफुल लोड हो. 2 तरह के लोड होते हैं एयरक्राफ्ट में, अनयूजफुल लोड एंड यूजफुल लोड. तो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, जब एयरक्राफ्ट वेट एंड बैलेंस पर होगे तब उसमें बात कराएंगे हम लोग कि कैसे हम लोग यूजफुल लोड निकालते हैं, कैसे अनयूजफुल लोड निकालते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट डे हम लोग और जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे. इसमें अब थोड़ा बहुत और टॉपिक है, वो हम लोग देख लेंगे. उसके बाद आपका एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर लगभग कंप्लीट हो जाएगा. एनीबॉडी, कोई क्वेश्चन? हाँ जी, कोई पढ़ नहीं रहा है, सब क्या कर रहा है? हाँ, एक मिनट. ये एएमए चैप्टर जो है हमारा, एएमए चैप्टर जिसमें आपको मैं पढ़ा रहा था स्ट्रक्चर, वो फा की जो बुक थी 8083, उसमें एक मैं बता देता हूँ, उसमें भी है डोर एंड विंडोज का थोड़ा सा. एक मिनट. इसमें था मेंटेनिंग द एयरक्राफ्ट, चलो कोई नहीं, वो दूसरा बुक्स में देख लूंगा. ओके, अभी हम लोग अटेंडेंस लगाते हैं.